नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में मची सामाजिक घमासान की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में हो रहे अतिक्रमण को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। बता दें कि उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण पर सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। सीएम धामी के अतिक्रमण हटाने के से जुड़े बयान के बाद मामला गर्माता नजर आ रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर कांग्रेस अवैध कब्जे के समर्थन में क्यों खड़ी रहती है और विशेष वर्ग के अवैध संस्थानों पर होने वाली कार्रवाई से कांग्रेस को क्या परेशानी होती है। अब बीजेपी प्रदेश महेंद्र भट्ट ने बयान कर कांग्रेस नेता माथुर दत्त जोशी ने पलटवार किया, जिसके साथ उन्होंने कहा कि परेशानी बीजेपी को होती है। बीजेपी बताए कि किस अवैध संस्थान पर अब तक बीजेपी ने कार्रवाई की है, साथ ही वह पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर भी सरकार को घेरते नजर आए। तो एक तरफ उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में हो रहे अतिक्रमण को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी अब पलटवार करते हुए बोला है कि क्या बीजेपी बताए कि प्रदेश में बीजेपी ने कौन से अवैध संस्थान को लेकर कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर भी सरकार जवाब दे। देखिए, दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को होता है किस अवैध संस्थान में अभी तक कार्रवाई की। बता देना, 8 साल का शासनकाल, 9 साल का केंद्र का शासनकाल है और 6 साल का शासनकाल ये है। आज ही देखिए फिर नकल होगी, नकल विरोधी अध्यादेश ला रहे हैं, कह रहे थे फिर नकल होगी। आपके सामने आज देखिए एक पेपर फिर लीक हो गया। सरकार नाम की कोई चीज इस प्रदेश में चल रही है कि नहीं चल रही है? पहले तो भट्ट जी को ये देखें, उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, किसी और पार्टी की सरकार चल रही है। उनको तो इस प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो नौजवानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिसमें नकल न हो रही हो, उनके कार्यकाल की बात रही। देखिए, दर्द तो भारतीय जनता। उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और 19 विधायकों के पास 19 गुट है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में 19 विधायकों के 19 गुट हैं। ऐसी कोई बैठक नहीं होती जिसमें कुर्सियां ना टूटती हों और ना गाली गलौज होती हो, जहां पार्टी शीर्ष नेता के नेतृत्व में भी उन्होंने सवाल खड़े किए। बता दें कि नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड से सिमट चुकी है और धीरे धीरे अब देश से भी सिमट रही है। नवीन ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का भी दावा किया है। नहीं, देखिए, बड़ा हास्यपद है कांग्रेस का बयान। और कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 19 गुट हैं। आप देख लीजिए, कोई ऐसी बैठक कांग्रेस की नहीं होती जिसमें कुर्सियां ना टूटे, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें गाली गलौज ना हो, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल ना उठाएं। तो कांग्रेस तो इस प्रदेश से सिमट चुकी है। इस प्रदेश नहीं, पूरे देश से कांग्रेस जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत बखूबी करती है और हमारी कांग्रेस से कहीं कोई टक्कर नहीं है। हमारा स्वयं से मुकाबला है कि पिछली बार हम 303 लाए थे, इस बार उस लक्ष्य को 400 हम कैसे लेकर जाएं। ये मुकाबला हमारा स्वयं से है, ना कि कांग्रेस से। बुलेटिन में बात पौड़ी गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा पूरी तरह संभव हो गई है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पौड़ी जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। बता दें कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को नजर आए, जहां परीक्षा को लेकर श्रीनगर के पौड़ी और कोटद्वार में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक नकल विहीन परीक्षा से लिए चेकिंग अभियान भी चलाया गया था, जहाँ चेकिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। ये पेपर 1 आरक्षी का पेपर था। इससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं, रोजगार मिलेगा। आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके बाद जो भी परीक्षा हुई है सफलतम रही है और अच्छी संख्या में लोगों ने परीक्षा दी है और सब लोगों के चेहरे जो है आपस में जो है उनकी रौनक है चेहरों पर कि हम लोगों को जो है
वास्तव में न्याय मिलने वाला है और उनको जो मेहनत की है उसका रिजल्ट उनको निश्चित रूप से मिलने वाला है। सब लोगों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई, सब लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, पूरे पौड़ी जनपद में देखने को मिला है कि सभी जगह जो है बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी और सभी जगह शांतिपूर्वक जो है परीक्षा संपन्न कराई गई। पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार द्वारा आयोजित इस परिसर के में जो सेंटर था, इसमें लगभग हमारे पास 300 की स्ट्रेंथ थी और उनमें से 201 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने प्रतिभाग किया और 99 के लगभग एब्सेंट थे, लगभग नहीं 99 एब्सेंट थे। परीक्षा के लिए जो सुचारू व्यवस्था थी पूरी पुलिस प्रशासन से लेके और विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर के प्रशासन से सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से थी और छात्रों को आने से पहले ही जैसे कि वीडियोग्राफी के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, बाहर भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्विजिलेटरों के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो एक तरफ उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से पेपर लीक होने का दावा किया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक होने के बाद आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 9 अप्रैल की थी। इससे पहले पेपर लीक कराने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बेरोजगार युवा का दावा कर रहे हैं कि इस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि इस बार का पेपर भी लीक हुआ है, जहां बॉबी पवार ने इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। हालांकि प्रशासन पेपर लीक ना होने की बात कह रहा है। तो मैंने क्या कहते 10-12 साल हो गए मैं उत्तराखंड की तैयारी भी कर रहा हूँ। वैसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर ही रहा था, लेकिन बीच में उत्तराखंड के पेपर देता रहता हूँ। तो आज से जब क्या कहते 5 साल पहले की बात करें उस समय चलो ठीक भी था पेपर, हमको तो पता नहीं था कि वे लीक ही होते हैं पेपर, कि बिकते भी है ये चीज़ें। लेकिन जब इस 2-3 साल से हमको पता चल रहा है कि पेपर जो है 20-20 लाख 30-30 लाख में बिक रहे हैं, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वहाँ 24 घंटे बैठ रहा है लाइब्रेरी में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ के मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर गवर्नमेंट ये तय कर दे कि वैकेंसी नहीं है, या ये तय कर दे कि ऑफर में क्या कहते हैं कि हाँ भाई ऑफर आ रखा है 20 लाख दीजिए सीट पा लीजिए, तो इस तरह से हो। या तो फिर तैयारी ना करे बंदा। अब स्टूडेंट क्या छात्र जो है तैयारी भी कर रहा है, लेकिन जब पेपर में लीकेज है तो क्या कहते हैं उसमें कुछ मेहनत मतलब पानी में मतलब। मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुख तो हमें भी है कि बार बार ये जो घटनाएं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो छात्रों पर जो किस प्रकार का प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि छात्रों के साथ सरकार द्वारा आयोग द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों की सिर्फ एक मांग थी कि हमें सबसे पहले जांच चाहिए फिर परीक्षा चाहिए, परंतु इन्होंने नहीं माना। और मैं उन छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये भविष्य में लंबे समय तक ये चलता रहेगा और भविष्य में फिर से जब हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो चुप रह लेंगे, उसके बाद ये इनका दायरा और बढ़ता जाएगा। तो ब्रिटेन में अब बात उत्तरकाशी की, जहां केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री भड़वारी ब्लॉक के सीमांत गांव हरसिल, मुखबा, झाला, धराली और बगौड़ी गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीमा पर बसे गांवों के लोगों को और गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेट विलेज के तहत विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। इस दौरान किशन रेड्डी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की और भारत तिब्बत सीमा की जानकारी ली, जहां मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा प्रांगण में लोगों की समस्याएं सुनी। निश्चित रूप से
भारत की सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में देश के जितने भी सीमांत गांव हैं उनको विकसित करने का, उनमें आम सुविधाओं को जोड़ने का के लिए विशेष बजट का प्राविधान किया और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रियों को उन गांवों में रात्रि प्रवास करके वहां के लोगों की आम समस्याओं को सुन करके, वहां की समस्याओं को देख करके और उसके लिए प्रस्ताव बनाने का काम कहा है। और उसी के नाते आज माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी हमारे मुखबा में आए हैं, हरसिल में आए हैं, धराली और बगोरी गांव, इन सब गांवों में लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को जान रहे हैं और यहाँ किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। ये सीमांत गांव हैं हमारे, इन गांवों में आम सुख सुविधाओं से संपन्न करके ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। लोग सभी सीमावर्ती इलाके में जितने भी गांव है उस गांव को वाइब्रेंट विलेजेस के नाम पर विकास करना चाहिए और उधर का स्थिति पूरा अवगत होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक्शन प्लान बनाया। इस वाइब्रेंट विलेजेस विकास के लिए होम डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्टर्स, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते जो भी मिनिस्टर काम कर सकते हैं इस गांव में, टूरिज़्म का है तो टूरिज़्म करना चाहिए, रूरल मिनिस्ट्री है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री करना है तो होम मिनिस्ट्री करना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करना है तो ऐसा जो भी मिनिस्टर उनका डिपार्टमेंट का काम हो सकता है उस मिनिस्ट्रीज में काम करवाने के लिए प्रधानमंत्री हाजिर। तो ब्रिटेन में बात उधम सिंह नगर की, जहां धर्मांतरण को लेकर पहला मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि उधम सिंह नगर के बाजपुर के कुआं मंडल का पहला धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी की। अब बेटी होने के बाद आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जहां पीड़िता का कहना है कि साल 2018 में समर उर्फ लियाकत ने धोखाधड़ी के बाद बुआ के लड़के और उसके दोस्तों के सामने उसकी शादी की। जब उसे पता चला कि लड़का दूसरे धर्म का है तो उसने उसे छोड़ने की बात कही, लेकिन समर उर्फ लियाकत ने वादा किया था कि वो कभी भी उसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा। आरोप है कि पिछले साल लड़की होने के बाद आरोपी समर उर्फ लियाकत ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़ित ने धर्म परिवर्तन के लिए जबरन मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, बाजपुर में एक बहुत ही सीरियस मामला सामने आया है। एक लड़की को एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी से जस्ट पहले पता चलता है कि लड़का कोई और समुदाय का है, तो फिर भी ये दोनों शादी करते हैं क्योंकि लड़का और लड़के के परिवार वाले ने बोले थे कि लड़की जो है अपने धर्म के साथ रहे और वो लड़का भी, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे और शादी अच्छे से रहेगा करके। लेकिन अभी जो है हाल ही में रमजान जब शुरू हुआ तब से लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को बहुत परेशान करते हैं कि रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, जो लड़की पसंद नहीं था, और धर्मांतरण करने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। तो लड़की परेशान होकर पुलिस के पास आई। तत्काल मैंने मामला को संज्ञान में लिया और जो धर्मांतरण एक्ट के जो सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया। सीओ बाजपुर के नेतृत्व में यह विवेचना चलेगा और सख्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करनी। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही होटल से जुड़े कारोबारी नाराज नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन होटल कारोबारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक 70% होटल की बुकिंग नहीं हो पाई है। जहां कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने जब से 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है तब से अभी तक कई होटल हैं जिन्हें एक भी बुकिंग नहीं मिल पाई है। यात्रा से जुड़े बड़े मठाधीशों ने सड़कों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा लिया है और यात्रा में खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है, जिससे होटल कारोबारियों को बिजली और पानी का बिल चुकाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बड़ा सवाल ये है कि अगर होटलों की बुकिंग ही नहीं हुई है तो फिर रजिस्ट्रेशन किसने कराए हैं। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस 4 धाम यात्रा के ऊपर, और उस 4 धाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना विभाग के कैलेंडर पर जो उत्तराखंड का एक जो है एक जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में ये 2 धाम उड़ा रखे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ है और महासू देवता है और जागेश्वर धाम है।
तो अगर चार धाम है, चार धाम यहाँ की आर्थिकी है, चार धाम यहाँ का रोजगार है, चार धाम यहाँ का जो है सबसे बड़ा पर्यटन उद्योग है, सबसे बड़ा तीर्थाटन उद्योग है, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिकी चलती है, यहाँ के लोगों का पूरा सिस्टम चलता है। उसमें अगर इस तरह के लिमिट रख दी जाए, सीमित संख्या रख दी जाए, तो ऐसे में कैसे लोग आएंगे? जिस तरह से आज मालूम चल रहा है कि 1 मई से लेकर के 31 मई तक सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से पहले एक तरफ होटल कारोबारी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चार धाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्तरकाशी में प्रदर्शन किया गया है। यहां व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो होटल कारोबारी नाराज हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जहां उत्तरकाशी में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टर परिसर में होटल कारोबारियों ने प्रदर्शन किया, जहां व्यापारियों का कहना है कि यात्रा शुरू होने वाली है और होटल अभी तक खाली पड़े हैं। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर जमकर नारेबाजी की और चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का भी विरोध किया। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां शिक्षक संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। पौड़ी में राज्य के शिक्षक संघ ने हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध किया। बता दें कि राज्य के शिक्षक संघ का कहना है कि अभी तक प्रिंसिपल का पद 100% पदोन्नति रहा है, तो वहीं एलटी और प्रवक्ता दोनों स्वर्ग के शिक्षकों का कोटा निर्धारित है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्यों के पदों को सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है, जहां राज्य के शिक्षक संघ का कहना है कि अगर प्रधानाचार्य के पदों की सीधी भर्ती के लिए सीधे माध्यम से कराया जाता है तो इससे कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो जाएंगे। जहां प्रस्ताव वापस न लेने और बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन का बहिष्कार करने की भी बात कही जा रही है। एक सूत्रीय मांग है कि शिक्षा विभाग में जो प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, वो भर्ती सीधी भर्ती न होकर पदोन्नति के माध्यम से हो। राज्य के शिक्षक संघ बहुत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि जो हमारे नियमावली के अनुसार पूर्व से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर खाली पदोन्नति के माध्यम से ही भर्तियाँ होती थी। हमारी ये मांग है कि उसी प्रकार से लगातार जितनी भी हमारे पद खाली है 100% पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्तियाँ हो और हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे जो वरिष्ठ साथी है वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उनको इसका फायदा मिले और सम्मानजनक पद को सुशोभित करते हुए एक सम्मानजनक तरीके से उस सेवानिवृत्त हो सके। हमारी एकमात्र एक सूत्रीय यही मांग है। जी हाँ, मैं यहाँ पर जैसा कि आपने लोगों ने भी ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा, अभी पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग ने 693 पदों पर प्रधानाचार्य के जो पद है सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग में लंबे समय से हमारे वरिष्ठ शिक्षक कार्यरत हैं उनका अहित इससे होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वरिष्ठता को दरकिनार किया जा रहा है। मेरा विभाग से, सरकार से यही निवेदन है कि जो नियमावली अभी तक हमारे विभाग में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए चलती आ रही है, वरिष्ठ आधारित पदोन्नति, उसी माध्यम से 100% पदोन्नति की जाए और जो वरिष्ठ हमारे शिक्षक साथी हैं जब ये उस पद को प्राप्त कर ले और रिटायरमेंट में सेवानिवृत्ति पे एक सम्मानजनक पद से सेवानिवृत्त हो। पूरे राज्य के शिक्षक संघ को माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे पूरा विश्वास है। वो बहुत बार हमें आश्वासन दे चुके हैं कि हम शीघ्र 100% पदोन्नति करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हम लोग सीधे प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 100% पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे त्यूनी अग्निकांड की, जिसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जहां डीआईजी ने लोगों से मुलाकात की है। देहरादून के त्यूनी में अग्नि का तांडव देखने को मिला था। बता दें कि अब इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जहां डीआईजी फायर सर्विस निवेदिता कुकरेती ने त्यूनी पहुंचकर लोगों से बातचीत की और लोगों को आगजनी की घटनाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी जागरूक किया। खास बात यह है कि घटना के बाद पानी लिफ्ट करने के लिए पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक और मिनी फायर टेंडर खोला दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद ज़रूरत महसूस की गई है कि आग लगने की स्थिति में लोगों को भी जागरूकता की ज़रूरत होती है, लिहाजा अब यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए ओवरमेंट के प्रोग्राम के तहत नए जागरूकता प्रोग्राम भी किए जाएंगे, जिससे कि लोगों को अग्निकांड से लेकर जागरूक किया जा सके।
तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।